मुल्क की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को मेज़र करने का एक की इकोनॉमिक इंडिकेटर उस मुल्क के अंदर होने वाली जीडीपी की ग्रोथ रेट है। जीडीपी के ग्रोथ रेट को 2 एलिमेंट्स के ऊपर मेज़र किया जा सकता है। एक फैक्टर होता है कि जीडीपी के साइज़ के अंदर कितना इज़ाफ़ा या कितनी कमी हुई और दूसरा जो टोटल परसेंटेज है इंक्रीज़ का उसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखने की कोशिश की जाए। तो आज की वीडियो में हम टोटल जीडीपी के साइज़ को और जो ग्रोथ रेट इन द जीडीपी है उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी तौर पे जीडीपी क्या होता है? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जीडीपी किसी भी मुल्क की ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर होने वाली तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी का सम होता है, उसका मजमूआ होता है। किसी भी मुल्क की ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होने वाली तमाम इकोनॉमिक आउटपुट को जीडीपी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इससे पहले एक और इकोनॉमिक इंडिकेटर था जिसको जीएनपी कहा जाता था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन फिर इकोनॉमिस्ट ने जीएनपी को इस्तेमाल करना तर्क कर दिया और जीडीपी को फोकस करना शुरू कर दिया। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि वो तमाम प्रोग्रेस, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि पाकिस्तान के नेशनल्स ने की, वो जीएनपी के अंदर कैलकुलेट होगी। वो नेशनल कंपनी भी हो सकती है, बंदा भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है और उनका जो फिज़िकल प्रेज़ेंस है, वो पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती है। वो जीएनपी के अंदर कैलकुलेट होता था। लेकिन फिर इकोनॉमिस्ट ने इसको जीडीपी के साथ रिप्लेस कर दिया विद दिस लॉजिक कि हम ज़्यादा इंटरेस्टेड इस इकोनॉमिक फिनोमेना को स्टडी करने में हैं कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर होने वाली तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर किया जाए। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सादा-सा एक फ़ॉर्मूला है जो कि इस्तेमाल होता है, जिसमें 5 बुनियादी स्पेंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट और फैक्टर्स को जमा किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि उस मुल्क की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्राइवेट कंज़म्पशन कितनी हुई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, गवर्नमेंट ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट ने कितनी स्पेंडिंग की, इन चारों को जमा किया जाता है और फिर उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का जो नेट बैलेंस होता है, उसको ऐड कर दिया जाता है। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, इम्पोर्ट्स कम होंगी, तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ज़िमनी तौर पे अर्ज़ कर दूँ कि बहुत सारे लोग जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर से मुतासिर होते हैं, वो किसी भी मुल्क की जो स्टेट लेवल की इंटरवेंशन है, इकोनॉमी के अंदर उसको डिस्करेज करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कहा जाता है कि स्टेट बैंक या सेंट्रल रियासत किसी भी मुल्क के एक्सचेंज रेट के ऊपर इंटरवीन क्यों करती है? तो उन लोगों के लिए जवाब यहाँ से भी आ सकता है, जब जीडीपी की कैलकुलेशन को हम मेज़र करते हैं, तो उसमें चूँकि गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये 5 फैक्टर हैं टोटल जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम हर फैक्टर को 20% मार्क्स भी देते हैं, तो किसी भी मुल्क के जीडीपी के अंदर 40% गवर्नमेंट की फुटप्रिंट्स होते हैं कि उस मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी टोटल इन वॉल्यूम जनरेट होगी, उसमें रियासत का हिस्सा 40% होता है डायरेक्टली, जो कि मेजर किया जाता है। और कुछ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट का ख्याल ये है कि जब भी हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, इसका इम्पैक्ट 80 टाइम्स होता है मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट किसी भी मुल्क के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लगाती है या कोई भी स्पेंडिंग करती, कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है ₹1 की, तो उसका आपकी इकोनॉमी के ऊपर जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा वो ₹80 के इक्विवेलेंट होगा। तो इस सारी बात का मकसद बुनियादी तौर पे ये कि एक तो आपको ये समझ लग जाए कि जीडीपी फॉर्मेट कैसे होता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और दूसरा, मैं चूँकि काफ़ी इस बात के ऊपर अपना एक स्टांस रखता हूँ, थोड़ा-सा फ़र्म स्टांस मेरा होता है कि रियासत की इंटरवेंशन के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, उनका आर्गुमेंट गलत है और उसकी वजह यहाँ से भी साबित होती है कि अगर आप गवर्नमेंट के फुटप्रिंट को अपने जीडीपी से माइनस कर देंगे, तो 40% तो डायरेक्ट उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, उसको भी आप माइनस कर दें और उसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है, जो $1 का $80 तक जाता है या ₹1 का ₹80 तक का इन्वेस्टमेंट का और स्पेंडिंग का इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। तो जीडीपी की जो फॉर्मेशन है, वो बुनियादी तौर पे इन 5 फैक्टर से मिलके बनती है, जो कि किसी मुल्क के जीडीपी को फ़ॉर्म करते हैं।
अगर हम मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के कंपैरिज़न की बात करें और साइज़ ऑफ द जीडीपी को एज़ एन इकोनॉमिक इंडिकेटर हम असेस करने की कोशिश करें, तो मौजूदा हुकूमत ने इकॉनमी की रीबेसिंग की थी। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ कि रीबेसिंग का मतलब क्या होता है और इसकी क्या इम्प्लीकेशन थी। तो अगर हम रीबेसिंग से पहले वाले डाटा को एनालाइज़ करने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दौर की जब हुकूमत शुरू होती है 2013 में, तो उस वक़्त हमारे जो जीडीपी का साइज़ था, वो 231 बिलियन यूएस डॉलर था और जब उनकी हुकूमत 2018 में ख़त्म होती है, तो उस वक़्त हमारे जो जीडीपी का साइज़ हो चुका था, वो 314 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका था और ये वर्ल्ड बैंक के नंबर्स हैं, जिनके रेफरेंसेस इस प्रेज़ेंटेशन के एंड पे मैंने लगा दिए। तो 5 सालों के अंदर हमारे जीडीपी के साइज़ के अंदर इन डॉलर टर्म्स मुस्लिम लीग नून ने 35% नेट इज़ाफ़ा किया कि जो साइज़ ऑफ द पाई था, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर होने वाली तमाम कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो सम था, वो 314 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका था। 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आती है, तो उस वक़्त हमारे जीडीपी का साइज़ 314 बिलियन यूएस डॉलर था और 2022 में इसको असद उमर ने कोट किया है कि हमारा जो जीडीपी का साइज़ है, वो 296 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। डिफरेंट नंबर्स हैं, कुछ 298 कहते हैं, कुछ 292 कहते हैं, कुछ 298 कहते हैं, कुछ 296 कहते हैं। तो जो असद उमर का जो ऑफ़िशियल नंबर हमारे सामने आता है, वो 296 का है, तो हम उसी को ले लेते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के इख्तिताम के ऊपर हमारे जीडीपी के साइज़ का नंबर आता है, वो 2018 से 6% कम हो चुका था। पाकिस्तान की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी हमारे मुल्क की टोटल पैदावार के अंदर 3 सालों में 3 साल और 8 महीने तकरीबन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत रही है, तो हमारे जीडीपी का साइज़ इन डॉलर टर्म्स 6% कम हो गया। तो इससे तो ये लगता है कि रीबेसिंग से पहले वाले अगर हम नंबर्स लेते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जो परफॉर्मेंस थी जीडीपी के इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर, वो पीटीआई से बेहतर थी। अगर हम रीबेसिंग के बाद के नंबर ले लेते हैं कि जो रीबेसिंग की एक्सरसाइज की गई, उसके अगर बाद के हम नंबर ले लें, तो जो साइज़ ऑफ द जीडीपी की अगर हम बात करें, तो अब जो रीबेसिंग के बाद के नंबर्स पब्लिक किए गए हैं, तो उस हिसाब से जो 2018 का आखिरी साल था नून लीग का, उसमें हमारी इकॉनमी का साइज़ 357 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका था और रीबेसिंग के बाद जो पीटीआई ने हुकूमत का इख्तिताम हुआ है 2022 के अंदर, तो इस वक़्त हमारी इकॉनमी का साइज़ 347 बिलियन यूएस डॉलर है। तो इससे भी ये लगता है कि रीबेसिंग के बाद का भी जो जीडीपी का साइज़ बनता है, वो भी नून लीग का ज़्यादा था एज़ कंपेयर टू पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। तो इसके ऊपर भी नून लीग के जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, वो पीटीआई से बेहतर है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि एक तो इंडिकेटर होता है जीडीपी के हवाले से कि साइज़ ऑफ द जीडीपी कितना है और दूसरा कि हम उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है, उसको भी एनालाइज़ करें। तो अगर हम जीडीपी के ग्रोथ रेट के रीबेसिंग के बाद वाले नंबर्स को कंसीडर करें, तो पीएमएल-एन का जो मैक्सिमम नंबर आया है रीबेसिंग के बाद, वो 2018 के साल का था, जब इकोनॉमी के अंदर 6.1% की ग्रोथ रेट हुआ और उनका मिनिमम नंबर 2014 का था, जो कि पहला साल था, वो 4.7% बनता है। तो एवरेज ग्रोथ रेट नून लीग का 5.2% बनता है। पीटीआई के दौर में जो मैक्सिमम प्रोग्रेस अचीव की गई है, वो पिछले साल की थी, दैट वाज़ 5.4% और जो मिनिमम थी, वो उससे पिछले साल 2020 में जब हमारी इकॉनमी माइनस में चली गई थी, -0.93%। तो एवरेज ग्रोथ रेट तकरीबन 3.3% का बनता है। तो रीबेसिंग के बाद के अगर आप नंबर्स लेते हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है, वो नून लीग से कम साबित होती है, उससे बेहतर साबित नहीं होती। अगर हम रीबेसिंग के पहले का नंबर लेते हैं, रीबेसिंग के बाद का नंबर लेते हैं, जीडीपी के साइज़ का नंबर लेते हैं और या जीडीपी के ग्रोथ रेट का नंबर लेते हैं, तो इन तमाम डिफरेंट वेरिएबल्स को अगर हम कंपेयर करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो एवरेज ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, मिनिमम ग्रोथ रेट के ऊपर भी नून लीग की हुकूमत ने बेहतर परफ़ॉर्म किया, साइज़ ऑफ द जीडीपी के इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर भी बेहतर परफ़ॉर्म किया। तो अगर आप जीडीपी के इकोनॉमिक इंडिकेटर के वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी करना चाहते हैं और उनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो
इन तमाम वेरिएबल्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बेहतर साबित नहीं होती। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था, ये तमाम नंबर्स मैंने वर्ल्ड बैंक से लिए हैं। इन दोनों लिंक्स को मैं जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी डाल दूँगा। तो और अगर आपका कोई सवाल हो इस हवाले से कि जीडीपी के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर को एनालाइज़ करने की मैंने कोशिश की है, अगर आपका कोई एतराज़ हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।